एपिसोड 6 अब शुरू होता है जहाँ पर हम लोग लॉयड को देखते हैं जो कि शीरो को कुछ कमांड दे रहा होता है और शीरो उन्हें फॉलो भी कर रहा होता है। ये देखकर सिल्फा उसकी काफी तारीफ करती है। वहीं पर लॉयड कहता है कि शीरो ने जो सिंपल कमांड है वो काफी जल्दी सीख ली, पर जब मैंने उसे बोला कि वो मेरे अराउंड 3 बार स्पिन करे और अलग अलग स्पीड पे वो भोगे तो शीरो ऐसा नहीं कर पा रहा है। वो अच्छे से समझ नहीं पा रहा है, इसलिए मैंने अपने माना का यूज किया और एक कमांड स्पेल लिखी और शीरो को भेजी, पर फिर भी वो कमांड को अच्छे से नहीं सीख पा रहा है। वो काफी कंफ्यूज हो जाता है। काश कोई ऐसा पर्सन हो जिसे मोस्टर्स के बारे में काफी नॉलेज हो। ऐसा कौन हो सकता है जो कि एक मोस्टर का एक्सपर्ट हो। वो लोग अब सोचते हैं और उन दोनों को साथ में एक पर्सन की याद आ जाती है। सिल्फा अब लॉयड से कहती है कि क्या हम लोग प्रिंसेस एलिजा के गार्डन टावर में अभी ही चले। तो लॉयड मन में कह रहा होता है कि मुझे लगता है कि एक अच्छा आइडिया रहेगा, पर जाना तो पड़ेगा ही। अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि वो लोग गार्डन टावर में आ जाते हैं। ग्रिम अब लॉयड से कहते हैं कि ये जगह तो काफी कमाल की है, आखिर एलिजा कौन है। तो लॉयड इसे बताते हैं कि वो सोलोम की 6 प्रिंसेस है, यानी वो मेरी बहन है और वो मुझसे 3 साल बड़ी है। जैसे कि तुम यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर काफी सारे जानवर हैं। एलिस एनिमल लवर है। यहाँ पर तुम्हें देखने के लिए कैट्स, डॉग, रेप्टाइल, बर्ड और मॉन्स्टर भी देखने को मिलेंगे। एलिस इन सभी को अपने इस टावर में रखती है। लॉयड बोल ही रहा होता है, तभी एलिस ऊपर से कूद कर आती है और लॉयड के ऊपर गिर जाती है। लॉयड भी अब उसे हाई करने वाला होता है, लेकिन तभी एलिस उसे किस कर देती है। भाई क्या ही चल रहा है, ये दोनों तो भाई बहन है ना। ये देखने के बाद सिल्फा परेशान हो जाती है और अब वो लॉयड से कहती है कि मरना मत, ये तो एक इमरजेंसी है, मुझे किस देकर लॉयड को रिवाइव करना होगा। तभी वहाँ पर एलिस की मेड एरिस आ जाती है जो कि कहती है कि मुझे लगा ही था कि कुछ बुरा ही हुआ होगा। वो एलिजा से आकर कहती है कि आखिर तुम्हें हर बार लॉयड के ऊपर इस तरीके से क्यों कूदना होता है और इसे किस क्यों करनी होती है। तुम जब भी उसे देखते हो तुम हमेशा ऐसा करती हो, क्यों। तो अब एलिजा कहती है क्योंकि लॉयड काफी क्यूट है। वो अब लॉयड से पूछती है कि तुम यहाँ पर क्यों आए हो, क्या तुम इस बेयरवुल्फ के रिगार्डिंग कुछ पूछने आए हो मुझसे। तो लॉयड कहते हैं हाँ, इसका नाम शीरो है। मैं ये सुनकर काफी इंप्रेस हुआ कि तुमने एक ही बारे में बता दिया कि ये एक बेयरवुल्फ है। तो एलिजा कहती है कि ये तो मेरा बस इंस्टिंक्ट था, पर मुझे लगता है कि सारा काम मेरे माना का है। ये सुनने के बाद सिल्फा लॉयड से कहती है कि हम लोग को यहाँ से जाना चाहिए। मुझे लगता है कि एलिजा माना के कॉन्सेप्ट को समझती है, तो मुझे लगता है कि वो हम लोग को एक्सप्लेन कर पाएगी कि आखिर मॉन्स्टर के साथ कम्युनिकेट कैसे किया जा सकता है। तो लॉयड उसे कहता है कि थोड़ा सा वेट करो। ऐसा बोलने के बाद लॉयड अब एलिजा से कहता है कि क्या तुम हमें अपना एक मॉन्स्टर दिखा सकती हो, जिस पर एलिजा कहती है बिल्कुल, मैंने ऑलरेडी उसे बुला लिया। तब हम लोग देखते हैं कि लॉयड और सिल्फा के पीछे एक मॉन्स्टर आ जाती है और उसने सिल्फा के बालों से उसका हेयर पिन निकाल लिया और उन लोग को ये बात पता भी नहीं चलती है। एलिजा बताती है कि ये मॉन्स्टर लीरू है, एक लेसर फेनरीर, यानी कि ये बेयरवुल्फ की हायर क्लास है। वहीं पर अब लॉयड भी काफी हैरान होता है क्योंकि लीरू जो है उसकी प्रेजेंस को तो लॉयड तक फील नहीं कर पाया था, जबकि उसकी डिटेक्शन स्किल ऑन भी है। और हैरान करने वाली बात तो ये है कि एलिजा ने बिल्कुल भी लीरू को कोई कमांड दी ही नहीं। वहीं पर अब एलिजा आकर सिल्फा को उसका हेयर पिन लौटा देती है। लॉयड अब सोच रहा होता है कि लीरू को पता था कि उसे हमारे पीछे आना है उस समय जब हम लोग उसकी तरफ देख नहीं रहे थे, और वो सीधा पीछे आई और सिल्फा का हेयर बैंड उसे उतार लिया और हमें पता भी नहीं चला। ये सारा कमांड एलिजा ने उसे दिया है, पर एलिजा ने तो बिल्कुल पता लगने नहीं दिया कि लीरू को उसने कोई कमांड दी है। ये काफी कमाल का है, मुझे ये चीज सीखनी होगी। वो एलिजा से कहता है कि प्लीज मुझे भी सिखाओ, मैं शीरो के साथ इसी तरीके से कम्युनिकेट करना चाहता हूँ। तो एलिजा कहती है कि ये काम काफी मुश्किल होने वाला है, जिस पर लॉयड कहता है कि मुझे मुश्किल काम ही पसंद है। तो एलिजा उसे कहती है ठीक है, अगर तुम्हें शीरो के साथ कम्युनिकेट करना है या फिर किसी भी एनिमल के साथ कम्युनिकेट करना है तो उसके लिए तुम्हें सबसे पहले प्यार सीखना होगा, क्योंकि अगर तुम्हारे पास प्यार होगा तो तुम किसी भी मॉन्स्टर को समझ पाओगे। जैसे वो ऐसे बोलती है, जितने भी मॉन्स्टर उसके पास होते हैं और जानवर भी, वो सभी अब आकर एलिजा को गले लगा लेते हैं। वहीं पर लॉयड प्यार के बारे में सोचकर थोड़ा कंफ्यूज हो रहा होता है। तो एलिस उसे कहती है कि आप ये सब करना नहीं सीख पाओगे, क्योंकि एलिसा एक प्रोडजी है और सभी एनिमल्स उसके ऊपर खींचे चले आते हैं। ये सुनकर एलिसा कहती है कि ऐसी कोई बात नहीं है, कोई भी ये सब करना सीख सकता है, तुम्हें बस प्यार को फील करना होगा। तभी अब एलिसा के कुछ मॉन्स्टर आकर सिल्फा और एरिस के ऊपर हमला करते हैं और उनके कपड़े फाड़ देते हैं, वो भी काफी सस्त तरीके से। ये देखकर सिल्फा काफी गुस्सा हो जाती है और वो लॉयड से कहती है कि चलो हम लोग वापिस चलते हैं, प्यार व्यार ये सब क्या काम आएगा। पर तभी अब वो लॉयड को देखती है जो की काफी ज्यादा फोकस कर रहा होता है और अब वो कहता है कि मुझे प्यार के बारे में नहीं पता है, पर मुझे अगर कम्युनिकेशन करनी सीखनी है तो मुझे प्यार सीखना होगा। ये सुनकर एलिजा कहती है ये हुई ना बात। वह पर ये सुनकर सिल्फा कहती है क्या लॉयड प्यार में इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। सिल्फा सोचने लगती है कि लॉयड अब उसके पास आकर उसे गले लगाएगा और उसे प्यार की बातें करने लगेगा। सिल्फा सोचने लगती है कि लॉयड उसे कह रहा है कि तुम काफी दयालु हो और काफी अच्छी भी हो। तो सिल्फा उसे कहती है हाँ ऐसा इसलिए क्योंकि प्यार की वजह से। वो सुनकर लॉयड उसे कहते हैं कि तो काफी इंटरेस्टिंग है, तो मुझे प्यार के बारे में और बताओ। तो सिल्फा कहती है ठीक है। वहीं पर हम लोग देखते हैं कि सिल्फा ये सब कुछ इमेजिन कर रही होती है और वो ब्लश कर रही होती है। ये देखकर एरिस सोचती है कि आखिर सिल्फा क्या सोच रही है। वहीं पर लॉयड कहने लगता है कि मैं इतने समय से शीरो को ऑर्डर्स दे रहा था, पर एलिसा को तो अपने
कोई भी मॉन्स्टर को कोई भी कमांड देने की जरूरत पड़ी नहीं रही है। ऐसे लगता है कि उसका दिमाग उसके जानवरों के साथ मिला हुआ है। मैंने नोटिस किया था कि एलिजे ने अपने मानो को डायरेक्टली अपने हेड से अपने जानवरों के हेड के अंदर फ्लो करवाया। उसने हाथ का यूज नहीं किया, सिर्फ दिमाग का यूज किया। वो सबकॉन्शियसली अपने जानवरों के साथ मानस से कनेक्ट कर पाई और वो अपने दिमाग से ही अपने जानवरों को दिखाती है कि वो उनसे क्या करवाना चाहती है। लॉयड सोच रहा होता है कि ऑर्डर देने की जगह तुम एक मेंटल इमेज को शेयर करते हो अपने जानवर के साथ। लॉयड अब यही टेस्ट करते हैं शीरो के साथ। वो अब दिमाग में एक इमेज तैयार कर लेता है कि उसे शीरो से क्या करवाना है, जिसके बाद अपने दिमाग से शीरो के अंदर अपने मानस से उसी इमेज को फ्लो करवा देता है। और अब शीरो से समझ जाता है। वो अब सीधा उठकर आता है और लॉयड के चारों तरफ घूमने लगता है। ये देखकर सिल्फा हैरान हो जाती है और कहती है कि लेकिन लॉयड ने तो शीरो को कोई भी ऑर्डर दिए ही नहीं। हम लोग अब देखते हैं शीरो को, जो कि लॉयड के अराउंड 3 बार दौड़ता है और वो छलांग लगाने के बाद भोंकता है, जिसके बाद वो नीचे आ जाता है। ये देखकर लॉयड उसे काफी इंप्रेस होता है और कहते हैं कि ये बिल्कुल परफेक्ट था शीरो। ये देखकर एबेरिस कहती है कि लॉयड तो काफी टैलेंटेड है, उन्होंने तो अपनी विल को शेयर किया। ये तो बिल्कुल वैसे नेचर है जो कि एक मॉन्स्टर टेमर की टेक्निक होती है। वहीं पर सिल्फा थोड़ी सी डिसअपॉइंट हो जाती है और सोच रही होती है कि मैं तो कुछ और इमेजिन किया था। तभी एली से कहती है कि इतना ही नहीं, ये प्यार है, विल शेयर करना या फिर कंट्रोल करना सब बकवास है। तो लॉयड उसे कहता है हाँ, प्यार एक काफी इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अगर हम तुम्हें कंसिडर करें तो तुम्हें ये पावर इसलिए मिली है क्योंकि तुम एनिमल से काफी प्यार करती हो। और तो अगर तुम्हें अपने जानवरों के साथ अपने माइंड को शेयर करना है तो उस जानवर के साथ तुम्हारी फीलिंग्स भी जुड़ी होनी चाहिए, वरना जानवर तुम्हें सुनेगा नहीं। वैसे प्यार भी जरूरी है। ये सुनकर सभी लोग काफी ज्यादा इंप्रेस हो जाते हैं लॉयड से। एलिसे तो इतनी ज्यादा खुशी होती है कि वो तो आकर लॉयड को गले लगा लेती है। ये देखने के बाद एलिसे के सभी मॉन्स्टर भी वहाँ पर आकर लॉयड को पकड़ने लगते हैं। तो लॉयड एलिसे से कहता है कि पहले अपने मॉन्स्टर्स को रोको, अपना माइंड शेयर करना बंद करो उनके साथ। लॉयड काफी परेशान हो जाता है क्योंकि सभी लोगों ने उसे पकड़ रखा है। अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि वो लोग अब वहाँ से जा रहे होते हैं। वहीं सिल्फा उससे माफी मांगती है उसे इस तरीके से पकड़ने के लिए। तो लॉयड कहते हैं कोई बात नहीं, मुझे अब समझ आने लगा कि आखिर मॉन्स्टर्स के साथ कनेक्ट कैसे किया जाता है। वो सुनकर सिल्फा कहती है कि काफी अच्छी बात है, चलो चलकर आपकी सो ट्रेनिंग करते हैं अब। तब लॉयड थोड़ी सी अजीब शक्ल बना लेता है क्योंकि उसे ट्रेनिंग नहीं करनी है। तभी वहाँ पर एल्बर्ट आ जाता है जो कि सिल्फा से कहता है कि आज तुम लोग ट्रेनिंग नहीं करोगे क्योंकि मुझे लॉयड से किसी चीज के बारे में बात करनी है। वो सुनकर सिल्फा काफी गुस्सा हो जाती है और कहती है नहीं, लॉयड को आज प्रैक्टिस करने की जरूरत है। जिस पर एल्बर्ट भी उससे कहता है नहीं, लॉयड को मेरे साथ आने दो। उन दोनों की लड़ाई को खत्म कराने के लिए लॉयड अब एल्बर्ट से कहते हैं कि आखिर तुम यहाँ पर क्यों आए हो। जिस पर एल्बर्ट कहता है कि मैं तुमसे किसी को मिलवाना चाहता हूँ। तो लॉयड कहते हैं किससे। जिस पर एल्बर्ट कहते हैं कि तुम शायद से इसे जानते ही होगे। जिसके बाद वो बंदा सामने आता है। एल्बर्ट अब लॉयड को बताता है कि ये तुम्हारा बड़ा भाई है, ये है 4th प्रिंस डाइन। डाइन भी अब लॉयड से कहता है कि काफी समय बाद मिल रहे हैं। वहीं पर लॉयड उसे देखकर काफी हैरान हो जाता है। जिसके बाद हम लोग को अगला सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो लोग एक भट्टी के पास होते हैं। डाइन लॉयड से कहता है कि मैंने सुना कि तुमने एल्बर्ट की स्पेल बाउंड स्वॉर्ड को एन्चेंट किया। तो लॉयड कहते हैं हाँ। ये सुनकर डाइन अपने हैमर को काफी जोर से टेबल पर मारता है और कहता है कि मुझे विश्वास नहीं हो रहा है। और लॉयड से कहता है कि मुझे जरा एन्चेंट करके दिखा स्वॉर्ड को, वरना मुझे विश्वास नहीं होगा। ये सुनकर अब एल्बर्ट लॉयड से कहता है कि डाइन के बिहेवियर के लिए उसे माफ करना क्योंकि डाइन एक ब्लैक स्मिथ है। जब वो 10 साल का था तो वो बार्ट्रम में गया था जो कि एक नेबरिंग नेशन है। उस नेशन को जाना जाता है स्मिथिंग के लिए, इसलिए डाइन एन्चेंटिंग के अंदर इंटरेस्टेड है। तो लॉयड कहते हैं हाँ मुझे याद है कि वो किंगडम के भलाई के लिए दूसरे किंगडम में स्टडी करने चला गया। ये काफी इंप्रेसिव है। तभी डाइन लॉयड से कहता है कि बातें करना बंद करो और एन्चेंटिंग करना शुरू करो, जितने भी सामान की जरूरत पड़ेगी यहाँ पर है। तो अब लॉयड कहता है ठीक है। वहीं डाइन को भी लग रहा होता है कि लॉयड तलवार को एन्चेंट नहीं कर पाएगा। वो कहता है कि एन्चेंटिंग एक काफी एडवांस स्किल होती है और तो लॉयड ने स्पेल बाउंड स्वॉर्ड के ऊपर एन्चेंटमेंट करी। ऐसा तो हो ही नहीं सकता है, बार्ट्रम के लोग भी ऐसा नहीं कर सकते हैं। जिसके बाद लॉयड अब उस तलवार को एन्चेंट करना शुरू करता है और अब उसे काफी जल्द खत्म भी कर देता है। वो एन्चेंटमेंट देखकर डाइन काफी ज्यादा हैरान हो जाता है, जिसे देखकर लॉयड कहते हैं कि तुम्हें क्या हुआ। तो एल्बर्ट मन में कहता है कि डाइन की हालत तो ऐसी होगी ही क्योंकि कोई भी बता सकता है कि लॉयड की एन्चेंटिंग टेक्निक काफी यूनिक है। लॉयड काफी फास्ट भी है और काफी एक्यूरेट भी। पर डाइन अब जैसे लॉयड से वो तलवार लेता है उसके तो पसीने छूट जाते हैं क्योंकि वो देखता है कि तलवार के ऊपर तो रीइंफोर्स स्ट्रेंथ, रीइंफोर्स इलास्टिसिटी और भी काफी ज्यादा स्पेल लगी हुई थी। जिसे देखकर वो कहता है कि लॉयड तो काफी ज्यादा कमाल का है। वो अब लॉयड को उठा लेता है और कहता है कि शायद तुम्हारी मदद से मैं अपने सपने को पूरा कर पाऊंगा। मेरा सपना है एक अल्टीमेट स्पेल बाउंड स्वॉर्ड बनाना क्योंकि नॉर्मली एन्चेंटेड वेपन का कोई भी कंपैरिजन उसके सामने होगा ही नहीं। जब तुम स्टील को फोर्ज कर रहे होते हो और उसी टाइम तुम उसके ऊपर स्पेल लगाते हो, उस टाइम पर तुम नॉर्मली से ज्यादा एडवांस मैजिक को उस पर अप्लाई कर सकते हो। तो लॉयड तुम और मैं एक साथ मिलकर काम करेंगे और एक काफी कमाल का सुपर वेपन बनाएंगे। तुम्हें पता है लॉयड, जब मैं एक बच्चा था तब मुझे सोर्सरी काफी पसंद थी, पर मुझे सोर्सरी काम नहीं आई क्योंकि मेरे पास सोर्सरी का टैलेंट नहीं था। पर स्पेल बाउंड स्वॉर्ड्स काफी कमाल की होती है, कोई भी उसका यूज करके फ्लेम्स या फिर विंड को बुला सकता है। मैं एक दिन इस कंट्री को ऐसा बनाना चाहता हूँ जहाँ पर सभी लोग स्पेल बाउंड स्वॉर्ड का यूज करके मैजिक यूज कर पाए। ये सुनकर लॉयड कहता है कि जो लोग मैजिक यूज नहीं कर सकते हैं वो स्पेल बाउंड स्वॉर्ड का यूज करके मैजिक यूज कर पाएंगे। लॉयड सोच रहा होता है कि मेरे लिए तो ये ज्यादा कुछ डिफरेंस होगा नहीं, पर मैं प्रोडक्शन प्रोसेस के अंदर काफी इंटरेस्टेड हूँ। अब डाइन से कहता है चलो फिर एक कमाल की तलवार बनाते
बनाते हैं। तो डाइन कहते हैं ठीक है, और अब वो लोग स्वॉर्ड बनाना शुरू करते हैं। लॉयड डाइन से कहते हैं कि हम लोग किस तरीके की सॉर्सरी का यूज करें। तो डाइन कहते हैं कि हम लोग एक ऐसी तलवार बनाएंगे जिसे यूज करते समय आग निकलेगी। तो लॉयड कहते हैं ठीक है, हम लोग फायर लेंस इनकेनिस यूज करते हैं। तो डाइन कहता है कि उसे करना काफी इम्पॉसिबल है, क्योंकि उसके कास्टिंग फॉर्मूले के 14 पार्ट हैं। एक स्पेल बाउंड स्वॉर्ड तो सिर्फ 5 ही मैक्सिमम हैंडल कर सकती है। तो लॉयड कहते हैं ठीक है, हम लोग इस फॉर्मूले को 2 पार्ट में कंप्रेस कर देते हैं। ऐसा बोलकर वो सीधा उस फॉर्मूले को कंप्रेस कर देता है। ये देखकर दाइम हैरान हो जाता है, जिसके बाद वो फॉर्मूले को स्टील पर लगाते हैं और अब वो स्टील जो होती है वो टूट जाती है। ये देखकर दाइम कहते हैं कि सिर्फ इससे ही स्टील टूट गया। वहीं पर अब लॉयड सोच रहा होता है कि इस फॉर्मूले का जो वेट है वो काफी ज्यादा था, मुझे शायद से इसे और कंप्रेस करना चाहिए, शायद 3 पार्ट में या फिर 4 पार्ट में। जिसके बाद अब लॉयड उसे और ज्यादा कंप्रेस करने लगता है। तभी डाइन की नजर बाहर सिल्फा पर जाती है और अब वो सिल्फा को अंदर बुला लेता है। जिसके बाद अब सिल्फा मदद कर रही होती है लोहे को हथौड़ा मारने में, पर इस बार फिर से जो मेटल होता है वो टूट जाता है उस फॉर्मूले की वजह से। ये देखकर लॉयड कहते हैं मुझे माफ कर दो, ये मेरी गलती है, मेरी वजह से काफी ज्यादा माना एसेंस वेस्ट हो गया है। लॉयड सोचने लगता है कि आखिर स्टील टूट क्यों रहा है, मैंने तो स्पेल की इंटेंसिटी को कम कर दिया है, पर फिर भी मेटल टूट क्यों रहा है। ये सब कुछ ग्रिम भी देख रहा होता है और वो कहता है कि लॉयड को परेशान देखना काफी ज्यादा रेयर है। तभी उसकी नजर माना एसेंस पर जाती है। वहीं पर हम लोग डाइन को देखते हैं, जो कि लॉयड से कहता है चिंता मत करो, हम लोग काफी ज्यादा कोशिश करते रहेंगे और हार नहीं मानेंगे। ये सुनकर लॉयड काफी ज्यादा खुश हो जाता है। तभी ग्रिम वहाँ पर आता है और लॉयड को उस माना एसेंस के बारे में कुछ बताता है। वहीं पर अब डाइन लॉयड को बता रहा होता है तुम चिंता मत करो, हम लोग लगे रहेंगे, क्योंकि मुझे ये बहुत सारा माना एसेंस काफी सस्ते में मिला है। ये सुनकर लॉयड काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है, क्योंकि डाइन ने सस्ते के चक्कर में काफी बेकार माना एसेंस खरीद लिया है। लॉयड अब उस माना एसेंस के ऊपर प्यूरीफैक्स यूज करता है, जिससे लॉयड को पता चल जाता है कि उस माना एसेंस के अंदर काफी कम हेमेटाइड है। ये रेगुलर एन्चांटिंग के लिए तो ठीक है, पर स्पेलबाउंड स्वॉर्ड के लिए ज्यादा कंसंट्रेशन वाला माना एसेंस चाहिएगा। लॉयड ये बात डाइन को बताता है, जिसे सुनकर डाइन कहता है तो हम लोग खराब माना एसेंस यूज कर रहे थे। तो लॉयड कहता है वो छोड़ो, क्या तुम्हारे पास हेमेटाइड है? तो डाइन कहता है कि वो तो वही सामान है ना जो कि मोस्ट कोर से बनता है, वो मेरे पास नहीं है क्योंकि वो काफी ज्यादा रेयर होता है। ये सुनकर लॉयड सोचता है कि तो गलत हो गया, अब लगता है मुझे वापस से छुपके से किसी डंजन में जाना होगा और मोस्टर्स को हंट करना होगा। लॉयड ये बात सोच ही रहा होता है, तभी सिल्फा कहती है कि चलो हम लोग जाकर डंजन में मोस्टर्स को हंट करते हैं और हम लोग को हेमेटाइड मिल जाएंगे। ये सुनकर अब लॉयड से कहते हैं कि तुम्हें क्या कह रही हो, मेरे जैसा प्रिंस डंजन में थोड़ी जा सकता है। तो सिल्फा बताती है कि मैंने इसके बारे में किंग से बात करी थी उस दिन जब हम लोग उस डीमन को हरा कर आए थे। उन्होंने एग्री कर दिया है कि तुम डंजन में जा सकते हो, क्योंकि वहां जाने से तुम्हारी काफी ग्रोथ होगी और तुम दुनिया को और ज्यादा वाइडली देखोगे। तो लॉयड भी अब खुश होता है और कहता है ठीक है। तो सिल्फा उसे कहती है कि आपकी पहली एडवेंचरिंग जर्नी का जो पहला स्टॉप है वो है एडवेंचर गिल्ड। जिसके बाद अब वो लोग एडवेंचर गिल्ड पर आ जाते हैं, जहाँ पर रिसेप्शनिस्ट उन लोगों का वेलकम करती है और अपना नाम बताती है कैटरीना। वो लॉयड को रजिस्ट्रेशन करने के लिए एक फॉर्म देती है, जिसमें लॉयड को अपना नाम, एज, एड्रेस और वो जॉब लिखनी है जिसके अंदर वो रजिस्टर होगा। तो लॉयड भी अब सारी चीजें लिख देता है, जिसके कैटरीना उसे कहती है कि जब तुम फॉर्म को भर दो तो उसके बाद इस क्रिस्टल बॉल पर हाथ रखना। एक क्रिस्टल तुम्हारी स्ट्रेंथ को दिखाएगा और ये दिखाएगा कि तुम किस एडवेंचर रैंक के अंदर आओगे। रजिस्ट्रेशन करने के बाद लॉयड अब उस क्रिस्टल को देखने लगता है। लॉयड मन में कहते हैं कि क्रिस्टल माना को चेक करता है और तुम्हारे स्टैट और एबिलिटी को मेजर करता है, पर अगर मैं इस क्रिस्टल को टच करूंगा तो मेरे ख्याल से क्रिस्टल फट जाएगा, क्योंकि मेरा माना बहुत ज्यादा है। इसकी वजह से मेरे ऊपर काफी अटेंशन आ जाएगी, जो कि मैं नहीं चाहता हूँ। जितना हो सके मैं अपनी बॉडी के अंदर जितने मानव को है उसको सप्रेस करने की कोशिश करता हूँ। लॉयड अब अपने मानव को काफी ज्यादा सप्रेस कर देता है, जिसके बाद वो क्रिस्टल के ऊपर हाथ रखता है और अब उसका स्टैट सामने आ जाता है और ओवरऑल उसका जो स्टैट होता है वो होता है ई रैंक का। ये देखकर वहाँ पर जितने एडवेंचरर बैठे होते हैं वो हंसने लगते हैं और कहते हैं कि कमजोर से भी कमजोर पर्सन का रैंक डी का होता है। ये सुनकर कैटरीना उनसे कहती है नहीं, ये भी काफी कमाल का है, क्योंकि लॉयड का मैजिक रेटिंग एक ही है, एक कमाल के सोर्सर का भी रैंक इतना ही था। ये सुनकर लॉयड कंफ्यूज आता है और कहता है कि ये कैसे है, मैंने तो अपने माना की जो नॉर्मल स्ट्रेंथ होती है उसका भी 1% कर दिया था, पर फिर भी मुझे ये मिला। अगर मैं अपनी पूरी माना दिखाता तो फिर क्या होता। कैटरीना अब कहने लगती है कि जो सिल्वर ब्लेडर है, जो कि वो कमाल की एडवेंचरर थी, लॉयड भी उसकी तरह कमाल के एडवेंचरर बन सकते हैं। ये सुनने के बाद सभी लोग गुस्सा हो जाते हैं और कैटरीना से कहते हैं कि तुम इस बच्चे को सिल्वर ब्लेडर के साथ कंपेयर कर रही हो। वो सिल्वर ब्लेडर एक लेजेंडरी एडवेंचरर थी, जो कि डंजन्स में काफी सारे डीमंस को अकेले ही मार देती थी और ए रैंक पर पहुंचने के बाद वो अचानक से गायब हो गई। ये ई रैंक का बच्चा तो सिल्वर ब्लेडर के सामने कुछ भी नहीं है। तभी सिल्फा कैटरीना से कहती है कि जो भी डंजन की क्वेस्ट अवेलेबल हो हम लोग उसे एक्सेप्ट कर लेंगे। तो कैटरीना कहती है कि डंजन की क्वेस्ट को करने के लिए तुम्हारे साथ एक बी रैंक की एडवेंचरर इन्वॉल्व होनी चाहिए। तो सिल्फा कहती है ठीक है, मैं अपने आप को री रजिस्टर करवा लेती हूँ। तभी वही वाला एडवेंचरर सिल्फा के पास आता है और कहता है कि तुम इस बच्चे को छोड़ो और हमारे साथ डंजन डेट पर चलो। ये सुनकर सिल्फा काफी गुस्सा हो जाती है और वो अपनी तलवार को निकालकर जल्दी से उसकी मूंछों को काट देती है। ये देखकर सभी एडवेंचरर डर जाते हैं। तभी कैटरीना उन लोगों को बताती है कि तुम गलत लड़की से पंगा ले रहे हो, सिल्वर ब्लेडर और कोई नहीं बल्कि सिल्फा ही है। ये सुनने के बाद सभी लोग काफी ज्यादा पागल हो जाते हैं। तभी कैटरीना सिल्फा से कहती है कि दुख की बात यह है कि अगर तुम री रजिस्टर करोगे तो तुम्हारी 2 रैंक कम हो जाएगी, यानी तुम्हारी रैंक सी हो जाएगी। ये सुनकर
सुनकर सिल्फा कहती है कि हम लोग अब क्या करें, हमें तो डंजन में जाना है। तभी हम लोग देखते हैं कि वहाँ पर ताओ आ जाती है और वो सिल्फा से कहती है कि लगता है तुम्हें मेरी जरूरत है लॉर्ड, मैं तुम लोग की मदद करूंगी। ये सुनने के बाद सिल्फा अब लॉर्ड को वहाँ से ले जा रही होती है सीधा घर। वो सुनकर ताओ गुस्सा हो जाती है और उनसे कहती है रुक जाओ। तो सिल्फा भी रुक जाती है और वो ताओ से कहती है कि तुम तो हर जगह आ जाती हो, तुम तो रोबोट को ढूंढने गई थी ना। जिस पर अब ताओ कहती है हाँ मैं गई तो थी और जितना मुझसे हो सका मैंने सारे डंजन खोज डाले, जिसकी वजह से मैं ए रैंक की हो गई, पर रोबोट मुझे कहीं नहीं मिला। तुम लोग को ए रैंक की एडवेंचर की जरूरत है ना, तो लॉर्ड मैं तुम लोग की मदद करूंगी, पर बदले में मुझे प्रिंस एल्बर्ट से इंट्रोड्यूस करवाना और उसके साथ मेरी डेट अरेंज करवाना। तो लॉर्ड अब उसकी शर्त मान जाता है, जिसका कैटरीना उन लोग को डंजन की क्वेस्ट दिखाती है। वहीं पर अब सिल्फा ताओ से कहती है कि मेरा पोंचो मुझे वापस दो, जिस पर वो कहती है नहीं। तो सिल्फा अब जबरदस्ती उससे पोंचो खींचने लगती है। वहीं लॉर्ड अब सिल्फा से कहता है कि मुझे पता नहीं था कि तुम इतने कमाल के एडवेंचरर हो, जिस पर सिल्फा कहती है कि वो तो काफी ज्यादा समय पहले की बात है, मैं तो बस ट्रेनिंग करने के लिए एडवेंचरर बनी थी, उस समय तो मैं काफी कमजोर थी और तो और मेरी जर्नी में मुझे काफी खतरनाक दुश्मन मिले जिन्हें मैं तक नहीं हरा पाई। ये सुनकर लॉर्ड भी हैरान होता है और कहता है क्या सच्ची में, जिस पर सिल्फा कहती है हाँ वो दुश्मन शायद से असैसिन गिल्ड के थे। जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि वो लोग अब डंजन के अंदर आ जाते हैं जहाँ पर वो लोग मॉन्स्टर्स को इजीली हरा देते हैं। वहीं पर रास्ते में लॉर्ड बता रहा होता है कि उसे चेस्ट की जरूरत है जो कि यहाँ पर मिलता है और उस चेस्ट से उसे माना एसेंस बनाना है। आगे बढ़ने के बाद अब उन्हें वो चेस्ट मिल जाता है और अब उस चेस्ट को डराने के बाद वो उसे ले लेते हैं। अगले सीन में एल्बर्ट अब डाइन से पूछता है कि चीजें कैसे चल रही है, जिस पर डाइन बताता है कि चीजें काफी सही चल रही है, लॉर्ड भी कुछ दिनों में वापस आ जाएगा वो सामान लेकर जिसकी हमें जरूरत है। ये सुनकर एल्बर्ट कहते हैं ओ इसका मतलब थोड़े दिन लग जाएंगे। ये सुनकर डाइन कहते हैं कि ये मत कहना कि वॉर होने वाली है। तो एल्बर्ट कहते हैं हाँ होने वाली है, चीजें काफी डेंजरस होने वाली है। वो सुनकर डाइनो से कहते हैं कि बस थोड़ा सा वेट कर लो, लॉर्ड जैसे वापस आ जाएगा हम लोग काफी ज्यादा स्पेल बाउंड स्वॉर्ड बना देंगे। तो एल्बर्ट अब उसे कहते हैं कि मैं तुम्हें और लॉर्ड को एक साथ इसलिए लेकर आया ताकि तुम लोग का भाईचारा पहले जैसा हो जाए और तुम्हें फाइटिंग की चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये सुनकर डाइन कहते हैं लेकिन फिर भी। तो एल्बर्ट कहते हैं ठीक है, अगर जो स्वॉर्ड तुम बनाओगे उसका यूज करके तुम किंगडम में किसी एक पर्सन को ही बचा लोगे तो वो दिन काफी कमाल का होगा, इसे प्लीज अपनी स्पेल बाउंड स्वॉर्ड की रिसर्च को कंटिन्यू करते रहो। ये सुनकर डाइन थोड़े से गुस्से में आ रहा होता है, पर तभी वो पीछे देखता है और अब एल्बर्ट से कहता है कि लगता है वो दिन काफी जल्द आएगा जब मैं अपनी तलवार से लोगों को बचाऊंगा। तो अब एल्बर्ट भी पीछे देखता है और वो लोग देखते हैं कि लॉर्ड अब वहाँ पर आ चुका है उस चेस्ट को लेकर। ये देखने के बाद डाइन और एल्बर्ट काफी ज्यादा खुश होते हैं और कहते हैं कि लॉर्ड काफी कमाल का है। जिसके बाद अब वो लोग उस स्पेल बाउंड स्वॉर्ड को बनाना शुरू कर देते हैं। एल्बर्ट अब डाइन से कह रहा होता है कि क्या तुम्हें पता है कि जब भी मैं लॉर्ड को हंसते हुए या फिर स्माइल करते हुए देखता हूँ तो मुझे काफी ताकत मिलती है, मुझे लगता है कि लॉर्ड सब कुछ कर सकता है, वो मेरी सारी चिंता को दूर कर देता है। जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि वो लोग उस तलवार को रेडी कर देते हैं और अब वो लोग ट्रेनिंग ग्राउंड पर आते हैं जहाँ पर डाइन अब सामने की तरफ उस तलवार की पावर को यूज करता है और अब वहाँ पर एक काफी बड़ा ब्लास्ट हो जाता है, जिसे देखकर सभी लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। एल्बर्ट अब डाइन से कहते हैं अब तुम्हें पता चला कि मैं किसकी बात कर रहा था। तो डाइन कहते हैं कि मैंने इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था कि लॉर्ड इतना ज्यादा कमाल का होगा। वहीं पर ये तबाही देखकर लॉर्ड सोच रहा होता है कि लगता है मैंने तलवार के ऊपर कुछ ज्यादा ही एन्चेंटमेंट कर दी, अगली बार मैं थोड़ा कम करने का ट्राई करूंगा। और अब अगले सीन में हम लोग देखते हैं रात हो जाती है, लॉर्ड काफी थक जाता है तो वो अपने बेड पर आकर लेट जाता है। लॉर्ड अब कह रहा होता है कि मुझे आज काफी काम करने पड़े, जैसे मटेरियल्स को इकट्ठा करना और तलवार बनाना, और पायलेस इनकिनिस की पावर कम करके मैंने उसे एक रेगुलर फायरबॉल की पावर का कर दिया और मैंने और ज्यादा उन स्पेलबाउंड स्वॉर्ड्स को बनाया। एल्बर्ट हाल फिलहाल में काफी ज्यादा बिजी लग रहा है, लगता है कुछ बड़ा होने वाला है। लॉर्ड अब अपनी एबिलिटी का यूज कर रहा होता है जिससे उसे पता चल रहा होता है कि सेंट्रल गार्डन में कोई खड़ा है, पर लॉर्ड को पता नहीं है कि आखिर वो चीज है क्या। लॉर्ड को बस ये दिख रहा है कि स्पेस के अंदर होल है। लॉर्ड अब कह रहा होता है कि शीरो काफी ज्यादा अटेंटिव है, लेकिन शीरो तक नोटिस नहीं कर पा रहा है कि गार्डन में क्या है, आखिर वो क्या चीज है। जिसके बाद हम लोग को गार्डन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक लड़की होती है जिसने अपना मुंह ढक रखा है और अभी इसी के साथ हुआ था ये एपिसोड यहीं पे खत्म। अगले एपिसोड के अंदर हम लोग इस लड़की और लॉर्ड की फाइट देखने वाले हैं और साथ में हम लोग असैसिन गिल्ड्स के मेंबर को देखने वाले हैं और ये वाला अगले एपिसोड अगले हफ्ते आएगा। तुम लोग को अगर ये एपिसोड देखना है तो अभी के भी चैनल को सब्सक्राइब कर दो, जैसे आएगा तुम लोग को पता चल जाएगा। पर हाँ, ऑल नोटिफिकेशन को जरूर से ऑन कर देना और इस वीडियो को लाइक करके जाना। मिलते हैं अगले एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय। एपिसोड 7 की शुरुआत में हम लोग को उसी छोटी लड़की को दिखाया जाता है जो कि लॉर्ड के घर के गार्डन में होती है। वह वहाँ से काफी तेज से भागकर जा रही होती है, पर तभी लॉर्ड भी वहाँ पर काफी तेज से पहुंच जाता है और उसे गुड इवनिंग कहते हैं। ये देखकर वो लड़की काफी डर जाती है और वो वहाँ से भागने की कोशिश करती है, पर वहाँ पर लॉर्ड ने एक बैरियर लगा दिया था जिसकी वजह से वो वहाँ से बाहर नहीं जा पा रही होती है। लॉर्ड अब उसे बताते हैं कि एयर क्लास स्पेल एरियल एनक्लोजर है, मैंने ये बैरियर इसलिए लगाया जिससे कि तुम यहाँ से भाग ना सको और हम लोग छोटी सी बात कर सके एक दूसरे से। तुम इस तरीके से किसी के भी घर में नहीं घुस सकती हो। तब उस लड़की ने जो जैकेट पहन रखी थी वो उसे उतार देती है और अपनी पावर को यूज करने लगती है। मैं ये तुम जैसे बच्चे के ऊपर यूज नहीं करना चाहती थी। वहीं पर लॉर्ड स्मेल करता है कि यहाँ पर तो पॉइजन है, ये लड़की पॉइजन का यूज करके मुझे नम कर रही है। लॉर्ड अब जल्दी से प्यूरीफाई का यूज करके अपने आप को उस पॉइजन से बचा लेता है। ये देखकर वो लड़की उसे कहती है कि कुछ भी काम नहीं आएगा, जिसके बाद वो ब्लैक फॉग नाम की स्पेल का यूज करती है और अब वहाँ पर लॉर्ड के ऊपर पॉइजन काफी बढ़ जाता है, वो अब नीचे भी गिर जाता है। वो लड़की अब लॉर्ड से कहती है माफ करना, पर ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो कि मेरे पॉइजन को प्यूरीफाई कर सके। वहीं पर लॉर्ड सोचते है कि
मेरी जो प्यूरिफाई स्पेल है वो किसी भी पॉइजन को न्यूट्रलाइज कर सकती है, पर अगर मेरी स्पेल काम नहीं कर रही है तो इसका मतलब ये जो लड़की पॉइजन यूज कर रही है वो अननोन है। ये लड़की अपने पॉइजन के नेचर को अपने माने के साथ ट्रांसम्यूट कर रही है। दरअसल कुछ रेयर लोग होते हैं जिनका जन्म एक स्पेशल टाइप के माने के साथ होता है। उनकी एबिलिटीज काफी खतरनाक होती है और उससे सभी लोग डरते हैं। लड़की के बाद सुनकर वो लड़की उसे कहती है तुमने सही समझा, उन लोग को ब्लाइटेड कहा जाता है और मैं पॉइजन ब्लाइटेड हूँ। जब से मेरा जन्म हुआ है मैं पॉइजन ही फैलाती आ रही हूँ, ऐसे लोग मुझे रेन द पॉइजन माउथ बुलाते हैं। ऐसा बोलने के बाद रेन अपनी पावर को यूज करके लॉर्ड के बैरियर को भी काफी आराम से तोड़ देती है। ये देखकर लॉर्ड भी हैरान होता है कि इसने मेरे बैरियर को तोड़ दिया, लगता है इसने अपने पॉइजन का यूज किया बैरियर को कमजोर बनाने में। तभी रेन अब उसे कहती है कि मैंने तुम्हें काफी कम पॉइजन किया तो तुम मरोगे नहीं, पर तुम्हें पूरी तरीके से रिकवर होने में 2 से 3 दिन लग जाएंगे। ऐसा बोलने के बाद रेन अब वहाँ से गायब हो जाती है। वो देखकर अब लॉर्ड कहता है कि ये लड़की तो काफी कमाल की थी, वो अपनी प्रेजेंस को पूरी तरीके से इरेज कर सकती है। तभी वहाँ पर ग्रिम आता है और अब वो लॉर्ड से कहते हैं कि आप ठीक तो हो ना, आपको पॉइजन तो नहीं लगा। जिस पर लॉर्ड कहते हैं कि मैं ठीक हूँ, मैं हेल्थ क्लास स्पेल हीलिंग ब्रेथ का यूज कर रहा हूँ, तो मैं धीरे धीरे करके अपने आप ही हील हो रहा हूँ। रेन का पॉइजन से मुझे कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। ये सुनकर ग्रिम कहते हैं कि अगर आप हिल सकते थे तो आप रेन के पीछे क्यों नहीं गए। तो लॉर्ड कहते हैं कि मैं चाहता था कि वो मुझे उसके हाइड आउट तक लेकर जाए। सिल्फा ने मुझे उन लोगों के बारे में एडवेंचर गिल्ड में बताया था और मुझे पूरा यकीन है कि रेन असैसिन गिल्ड के मेंबर है। सिल्फा ने लॉर्ड को बताया था कि असैसिन गिल्ड में 6 मेंबर्स हैं जिनको पकड़ने पर रिवॉर्ड मिलेगा और ये 6 के 6 लोग अपनी प्रेजेंस को छुपाने में काफी माहिर हैं और सभी मेंबर्स के पास कोई ना कोई अलग अलग स्पेशल एबिलिटीज हैं। ये बात जानकर लॉर्ड काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है। वहीं पर हम लोग को पता चलता है कि रेन इतनी ज्यादा स्किल्ड होने के बाद भी लॉर्ड अच्छे से पता लगा पा रहा होता है कि रेन आखिर किस तरह भाग रही है। लॉर्ड कहते हैं कि रेन इस तरीके से छुपती है कि वो स्पेस के अंदर होल कर रही है। जैसे तुम ये रियलाइज करोगे उसे ट्रैक करना इजी हो जाएगा। चलो उसका पीछा करते हैं। इसके बाद लॉर्ड अब रेन के पीछे चला जाता है। तभी वहाँ पर सिल्फा और शीरो आ जाते हैं। वो लोग अब देखते हैं कि लॉर्ड तो वहाँ पर होता ही नहीं है। ये देखने के बाद वो लोग काफी परेशान हो जाते हैं और अब अगले सीन में हम लोग को रेन को दिखाए जाते हैं जो कि अपने बाकी मेंबर्स के पास आ जाती है। एक बंदा रेन से कहते हैं कि तुम पकड़ी गई और बिना उस बंदे को मारे तुम भाग कर आ गई। जिस पर रेन कहती है लेकिन वो बंदा सिर्फ एक बच्चा था। ये बात छोड़ो, मुझे एक इन्फॉर्मेशन मिली है कि वो लोग काफी ज्यादा स्पेल बाउंड सोर्स बना रहे हैं। लगता है वॉर होने वाली है, इसका मतलब हम लोग। वो कुछ बोलने वाली होती है लेकिन तभी वो बंदा उसे रोकता है और उसे कहते हैं कि जेड की तरह बात करना और एक्ट करना बंद करो, हमारा लीडर काफी समय पहले जा चुका है। ये सुनकर रेन गुस्सा हो जाती है और कहती है नहीं, जेड वापस आएगा, जरूर आएगा। तभी हम लोग देखते हैं कि वहाँ पर एक लड़की खड़ी होती है जो कि सभी लोग को शांत कराती है और कहती है कि कोई हम पर नजर रख रहा है। हम लोग को पता चलता है कि वहाँ पर लॉर्ड छुपा हुआ था। वो अब नीचे आने लगता है और उस लड़की से कहता है तो तुमने मुझे देख लिया। लॉर्ड को देखकर रेन हैरान होती है और कहती है कि ये यहाँ पर कैसे, मैंने तो इसे पॉइजन कर दिया था। जिस पर वो दूसरा बंदा उसे कहता है कि ये बच्चा और कोई नहीं बल्कि 7th प्रिंस है। लॉर्ड अब नीचे आकर उन लोगों के पास आने लगता है जिसे देखकर वो लड़की कहती है कि मैं सोचा नहीं था कि इतने सारे स्पेल बाउंड सोर्ड एक बच्चा बना रहा है। तभी दूसरा बंदा कहता है कि अफवाह ये है कि ये बच्चा काफी कमाल का है और काफी पावरफुल भी। ये सुनकर वो बड़े वाला बंदा कहता है कि चाहे कुछ भी हो, इसे असैसिन गिल्ड के बारे में पता चल गया है तो हम लोग इसे ऐसे ही नहीं जाने दे सकते हैं। वहीं पर अब लॉर्ड ने अपने ऊपर जो बैरियर लगा रखा था वो उसे हटा देता है। ये देखकर ग्रिम उसे कहते हैं कि तुम ये क्यों कर रहे हो। तो लॉर्ड कहते हैं कि अभी मैं ऐसे लोगों से लड़ने वाला हूँ जिनके पास अलग अलग यूनिक पावर्स हैं, तो अगर मैं डिफेंड करके लड़ूंगा तो मजा नहीं आएगा। ऐसा बोलने के बाद लॉर्ड अब ताओ की टेक्निक को कॉपी करके यूज करने लगता है और अब उन सभी से कहते हैं कि आओ आकर मुझसे लड़ो। वो ग्रिम से ये कह देता है कि तुम पीछे हटो। तभी एक बंदा लॉर्ड के ऊपर काफी तेज आकर लात मारने की कोशिश करता है पर लॉर्ड उसे पकड़ लेता है। उस बंदे की स्पीड और फ्लेक्सिबिलिटी काफी ज्यादा तेज होती है। वो घूम फिर कर वापिस से लॉर्ड को लात मारता है पर लॉर्ड वापिस उसे रोक देता है। ये देखकर अब वो बंदा कहता है कि लगता है कैसल में वो लोग प्रिंस को भी मार्शल आर्ट सिखाते हैं। वहीं लॉर्ड अब सोचता है कि ताओ को कॉपी करने का डिसीजन काफी अच्छा था। ताओ के डिफेंस काफी कमाल के, वैसे ये बंदा भी काफी फ्लेक्सिबल है। हम लोग अब देखते हैं कि वो बंदा अपनी बॉडी को काफी फ्लेक्सिबल तरीके से घुमाता हुआ लॉर्ड के ऊपर हमला कर रहा होता है। वो देखकर लॉर्ड शॉक हो जाता है। तब वो बंदा कहता है कि मेरा जन्म सबसे ज्यादा फ्लेक्सिबल बॉडी के अंदर हुआ है, मैं अपनी पूरी बॉडी को इस तरीके से घुमा सकता हूँ और छोटे से छोटे छेद के अंदर घुस सकता हूँ, बिल्कुल एक चूहे की तरह। वैसे मेरा नाम वेब ब्लाइटेड है। ये सुनकर अब लॉर्ड सोचता है कि कोई भी मैजिक का यूज करके भी अपनी बॉडी को इतना ज्यादा फ्लेक्सिबल नहीं कर सकता है। ये बंदा तो काफी कमाल का है। तभी लॉर्ड अब देखता है कि उसके पीछे एक और बंदा आ जाता है जिसने मास्क पहना हुआ था। वो बंदा अपनी सिंक एबिलिटी का यूज करता है जिससे कि लॉर्ड धरती में धंसने लगता है। लॉर्ड अब कह रहा होता है कि मेरी बॉडी अचानक से हैवी हो गई है। तभी वो बड़े वाला बंदा लॉर्ड के सामने आता है और कहता है कि मास्क वाला बंदा क्रो द डार्क रैप्टर है। ये अपने शब्दों के अंदर माना डालता है जिसकी वजह से ये कर्स ब्लाइटेड है। ये ज्यादातर चुप रहता है जिससे कि इसकी पावर्स आउट ऑफ कंट्रोल ना हो जाए। ऐसा बोलकर वो बंदा लॉर्ड को काफी जोर से मुक्का मारने वाला होता है पर तभी लॉर्ड अपनी एनहेंस एबिलिटी का यूज करके वहाँ से बच जाता है। लॉर्ड वहाँ से भागने वाला होता है लेकिन तभी वो देखता है कि उसके ऊपर तो काफी सारे अजीब से वेब आ चुके हैं। वो बंदा उसे बताता है कि मैं नाम गाली लिया है, मेरी पावर है कि मैं इस तरीके से स्टिकी फ्लूइड बना सकता हूँ, मैं वेब ब्लाइटेड हूँ। ये सुनकर लॉर्ड अब वहाँ से भागने की कोशिश करता है पर उसके कपड़े उसी वेब में फंसे रह जाते हैं। वहीं पर लॉर्ड अब सोच रहा होता है कि ये जो क्रो है ये वर्ड्स का यूज करता है एक तरीके से ये कर्स स्पीच
रीच है। वहीं गालिलिया की भी एबिलिटी काफी कमाल की है, वो अपने वेब के अंदर माना को ट्रांसम्यूट कर सकता है। ये बिल्कुल रैन की एबिलिटी की तरह है, वो भी पोइजन के अंदर अपने माना को ट्रांसम्यूट कर सकती है। तब यहाँ पर उसी लड़की को दिखाया जाता है जो कि अपनी पावर बूस्ट स्ट्रेंथ का यूज करके लॉर्ड के ऊपर हमला करती है। लॉर्ड भी उसके अटैक को डॉज कर रहा होता है। वहीं पर वो लड़की उसे कह रही होती है कि तुम तो स्माइल कर रहे हो, तुम्हें डर नहीं लग रहा क्या? चलो मैं तुम्हारी मदद करती हूँ तुम्हें डर लाने में। ऐसा बोलकर वो अपने पैर पर ही खुद अपनी तलवार मार देती है और अब उसका डैमेज लॉर्ड को भी होता है। वो लड़कियां बताती है कि मैं नाम तालिया है और जिसको भी मैं देखती हूँ मैं अपने डैमेज को उसके साथ शेयर कर सकती हूँ। मैं पेन ब्लाइटेड हूँ। ये सुनकर लॉर्ड काफी एक्साइटेड होता है और सोच रहा होता है कि ये कैसे काम करता है। तालिया अब लॉर्ड को घायल करने के बाद अपने बाकी साथियों के पास आकर खड़ी हो जाती है। वहीं रैप अब रैन से कहता है कि हमने इसे संभाल लिया तो अपने पोइजन को हर जगह पर मत फैला देना, जिस पर वो भी कहती है ठीक है। वहीं पर अब तालिया लॉर्ड से कहती है कि क्या तुम्हें अब डर लगने लगा है, जिस पर लॉर्ड अब ईवा स्माइल करके उसे कहते हैं कि मुझे पता नहीं है कि डर क्या होता है, पर इस समय पर मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ऐसा बोलने के बाद लॉर्ड अपनी पावर को यूज करके अपने आप को हील कर देता है। ये देखकर सभी लोग शॉक हो जाते हैं। वहीं पर अब तालिया की पैरों की चोट भी हील हो जाती है। तालिया अब लॉर्ड से कहती है कि तुम्हारी हीलिंग स्पेल इतनी जल्दी काम कैसे कर गई, मैंने तो काफी गहरी चोट मारी थी। वहीं पर अब लॉर्ड से कहता है कि देखो मैंने अपने आप को हील किया तो तुम भी हील हो गई, तो तब क्या होगा जब मैं तुम्हें इंजर्ड कर दूंगा, क्या उसका डैमेज भी मुझे होगा? अगर तुम्हें इसका आंसर पता है तो प्लीज मुझे मत बताना, मैं खुद टेस्ट कर लूंगा। ऐसा बोलने के बाद लॉर्ड वहाँ पर अपने मैजिक से तलवार ले आता है और इस बार वो सिल्फा की टेक्निक को कॉपी करता है। लॉर्ड अब उन लोगों से कहता है कि चलो अब तुम सभी डिफेंस करके दिखाओ। सिल्फा की टेक्निक को देखकर गालिलिया डर जाता है और कहता है कि ये बच्चा तो बिल्कुल उसी स्वॉर्ड मूवमेंट की टेक्निक को यूज कर रहा है जिसने पास्ट में मुझे ट्रॉमाटाइज कर दिया था। वो सुनकर रैन कहती है कि क्या तुम उसी स्वॉर्ड वुमेन की बात कर रहे हो जिसे तुम और क्रो लड़े थे? तभी लॉर्ड उन सभी के ऊपर काफी तेजी से हमला करने आ जाता है, जिसे देखकर वो सभी डर जाते हैं और वहाँ से भाग जाते हैं। रैप भी सोच रहा होता है कि आखिर ये प्रिंस क्या है, इसे मार्शल आर्ट भी आता है, तलवारबाजी भी, मैंने सुना था कि मैजिक प्रोडोजी है, तो ये सभी क्या कर रहे हैं? तभी लॉर्ड अब उसके ऊपर आकर उसके ऊपर तलवार से हमला कर देता है और उसे कहते हैं भागो मत, चलो देखते हैं कि तुम्हारी फ्लेक्सिबल बॉडी इसे कैसे हैंडल करती है। रैप अब आकर काफी जोर से जमीन पर गिरता है। वो देखकर लॉर्ड अब उसे कहता है कि जब तुम गिरने वाले थे तब तुमने अपनी बॉडी को रिलैक्स कर दिया जिससे कि तुम्हें डैमेज कम हुआ, ये तो काफी कमाल का डिसीजन था तुम्हारा। तब यहाँ गालिलिया और क्रो एक साथ आ जाते हैं लॉर्ड के ऊपर हमला करने के लिए। वहीं पर अब क्रो लॉर्ड से कहता है उड़ जाओ, लेकिन तभी लॉर्ड काफी तेज से वहाँ से हट जाता है और अब क्रो का अटैक जाकर गालिलिया को लगता है और अब वो जाकर काफी दूर उड़ता है और उड़ते वो सीधा तालिया के ऊपर जाकर गिर जाता है। लॉर्ड अब क्रो से कहते हैं कि अब तुम्हारी बारी है, देखते हैं कि तुम इस अटैक को कैसे हैंडल करते हो। ऐसा बोलने के बाद लॉर्ड उसके ऊपर सिल्फा की सबसे पावरफुल टेक्निक का यूज करता है। वहीं क्रो अटैक करने से पहले स्लो वर्ड बोलता है जिसकी वजह से उसे ज्यादा डैमेज नहीं होता है क्योंकि उसने लॉर्ड के अटैक को स्लो कर दिया था। ये देखकर लॉर्ड उसकी तारीफ करता है। वहीं पर अब क्रो वापस से लॉर्ड के ऊपर हमला करने वाला होता है, लेकिन तभी लॉर्ड अपनी तलवार से उसके ऊपर हमला करता है और वो उसे काफी ज्यादा घायल कर देता है। ये देखकर गालिलिया गुस्सा होता है और वो लॉर्ड को मारने के लिए आने वाला होता है और वो वेब के जरिए तालिया से अटका पड़ा था। गालिलिया थोड़ी सी ताकत लगाता है वहाँ से बाहर निकलने के लिए, पर उसकी वजह से तालिया के कपड़े फट जाते हैं। ये देखकर तालिया गुस्से में हो जाती है और वो उसे कहती है कि अपने वेब को कंट्रोल रखा करो। इस पर गालिलिया कहता है कि ऐसा मैं नहीं कर पाता हूँ। इस मौके का फायदा उठाकर लॉर्ड तालिया के ऊपर आकर हमला करता है जिसे तालिया भी रोक देती है। तालिया लॉर्ड से कहने लगती है कि मैं तुम्हें फिर से बता दूं कि अगर तुमने मुझे इंजर्ड किया तो उसका डैमेज तुम्हें ही होगा क्योंकि हम लोग लिंक हैं। तो लॉर्ड कहते हैं ठीक है, मैं उस दर्द को सहन कर लूंगा। ये सुनकर तालिया घबरा जाती है। तभी लॉर्ड उसके ऊपर काफी तेजी से हमला करता है और उसे काफी इंजर्ड कर देता है। वहीं पर उसका डैमेज लॉर्ड को भी होता है, पर लॉर्ड तो काफी एक्साइटेड होकर कहता है कि मुझे भी डैमेज हुआ, ये काफी कमाल का है। तभी वहाँ पर गालिलिया आता है जो कि लॉर्ड को पकड़ लेता है। वो उसे कहते हैं कि तुम अब अपने वेपन यूज नहीं कर पाओगे। ये सुनकर लॉर्ड अपने हाथों से उन वेपन्स को छोड़ देता है और अब लॉर्ड के हाथ फ्री हो जाते हैं। वो अब घूमकर काफी तेजी से गालिलिया के ऊपर हमला करता है जिसके वजह से अब गालिलिया काफी जोर से पीछे दीवार के जाकर लगता है। लेकिन लॉर्ड को पता चलता है कि गालिलिया ने टाइम पर वेब के जरिए एक आर्मर बना लिया था जिससे कि उसे डैमेज कम हुआ। लॉर्ड अब कह रहा होता है कि तुम सभी लोग काफी कमाल के हो। ये सब कुछ देखकर रैन काफी डरी होती है। लॉर्ड अब रैन के पास आकर कहते हैं कि चलो तुम्हारे पोजीशन को वापिस से देखते हैं, आओ आकर मुझसे लड़ो। वहीं पर अब रैन डरी कह रही होती है कि लॉर्ड तो काफी क्रेजी है। तो लॉर्ड अब उसे कहने लगता है कि अगर तुम हमला नहीं करोगे तो मैं हमला करूंगा। वो सुनकर गालिलिया बीच में आता है और वो लॉर्ड को रोकता है। वो रैन को प्रोटेक्ट करता हुआ लॉर्ड से कहता है कि रैन अपने पोइजन मानव को कंट्रोल नहीं कर सकती है, अगर वो अपने पोइजन को फैलाएगी तो हम सभी लोग पोइजन की चपेट में आ जाएंगे, इसलिए रैन नहीं लड़ेगी। वहीं पर अब लॉर्ड सोचता है कि अगर मैं एक बार सोचूं तो मुझे लगता है कि तुम में से कोई भी अपनी पावर्स को अच्छे से कंट्रोल कर सकता है। तो गालिलिया कहता है हाँ वो तो ऐसा है ही, अगर हम लोग इन पावर्स को कंट्रोल कर पाते तो हमें जीने का कोई और तरीका मिल जाता, हमें इस तरीके से ऐसी जगह पर नहीं रहना पड़ता और ना ही हम लोग को ब्लाइटेड कहा जाता। ऐसा बोलने के बाद वो लॉर्ड के ऊपर हमला करने आने वाला होता है, पर लॉर्ड अब अचानक से उसके सामने से गायब हो जाता है। लॉर्ड अब अचानक से उसके पीछे आकर उसकी कमर पर बिजली का शॉक मारता है। ये देखकर रैन गुस्से में आ जाती है और वो गालिलिया को बचाने के लिए लॉर्ड के ऊपर हमला कर देती है, पर लॉर्ड बैरियर लगाकर उसके अटैक से बच जाता है। लॉर्ड अब उसे कहने लगता है कि हमला मत करो, तुम में से पोइजन निकल रहा है, जिस पर वो कहती है कि मुझे फर्क नहीं पड़ता, तुमने गालिलिया की ऐसी हालत कर दी, मैं
मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। तभी गालिलिया रैन से कहता है कि रुक जाओ, मैं ठीक हूँ, और सिर्फ मैं ठीक ही नहीं हूँ, मैं ये देख पा रहा हूँ कि मेरा माना अंडर कंट्रोल हो गया है, मैं अपने वेब को अच्छे से अभी कंट्रोल कर पा रहा हूँ। ये सुनने के बाद उसके सारे साथी काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। तो लॉर्ड अब गालिलिया से कहता है कि मैंने स्पेल को डायरेक्टली तुम्हारी बॉडी पर एनग्रेव कर दिया है, जिससे कि तुम अपनी पावर्स को कंट्रोल कर पाओगे। अगर तुम अपनी पावर्स को खुद से कंट्रोल नहीं कर सकते हो तो तुम्हें बस एक्सटर्नल करेक्शन की जरूरत है। तुम्हारे अंदर का जो माना बिगड़ा हुआ था वो अब ठीक हो चुका होगा। मैंने पहले कभी भी किसी की भी बॉडी के ऊपर स्पेल एनग्रेव करने का ट्राई नहीं किया, पर लगता है कि अभी ये काम कर गया। तभी लॉर्ड अपने अंडरवेयर को उठाता है, वो देखता है कि उसके ऊपर तो वही वेब लगा हुआ है और वो काफी चिपचिपा हो चुका है। ये देखकर वो काफी अजीब शक्ल बनाता है। वहीं पर अब गालिलिया तो रोने लगता है और वो कह रहा होता है कि मुझे बिलीव नहीं हो रहा है कि मेरे ऊपर का कर्ज चला गया, जिस पर लॉर्ड उसे कहता है कि वो पूरी तरीके से नहीं गया है। अगर तुम चाहो तो तुम अपने मानव को अब अपनी इच्छा अनुसार यूज कर सकते हो और तुम अपने पावर्स को अच्छे से कंट्रोल भी कर पाओगे। लॉर्ड अब बाकी सभी लोगों से भी कहता है कि मैं चलो तुम लोग के ऊपर भी वही स्पेल लगा देता हूँ। और अब अगले सीन के अंदर हम लोग देखते हैं कि लॉर्ड उन सभी के ऊपर वो स्पेल लगा देता है और अब सभी लोग देखते हैं कि वो लोग अपने मानव को कंट्रोल में कर पा रहे हैं। साथ में ही लॉर्ड ने उन सभी लोगों को हील भी कर दिया है, जिसके बाद अब क्रोथो काफी ज्यादा इमोशनल हो जाता है। वो कहने लगता है कि मैंने काफी समय से इस तरीके से नॉर्मली बात नहीं करी थी, पर अब मैं कर पा रहा हूँ। वहीं पर अब रैप कहता है कि मुझे देखो, मेरी बॉडी अब बिना बात पर ट्विस्ट नहीं हो रही है। तब ताली भी कहती है कि मैं किसी को भी देखकर खुद को हर्ट कर सकती हूँ और उस पर्सन को हर्ट नहीं होगा। जिस पर रैप कहता है कि लॉर्ड ने कहा था कि जब चाहे हम लोग अपनी पावर्स का यूज कर सकते हैं, तो एक बार ट्राई करके देखो। तो ताली अब ट्राई करती है। वो अपनी पावर को ऑन करके रैप की तरफ देखकर अपने गाल को खींचती है और उसका दर्द रैप को होने लगता है। जिसके बाद अब गालिलिया रैन के पास आता है और कहता है कि तो काफी कमाल का है, तुमने हल्के कपड़े पहने हुए हैं पर फिर भी तुम्हारा पॉइजन लीक नहीं हो रहा है। अब तुम जैसे चाहो वैसे कपड़े पहन सकती हो। वहीं पर रैन तो ऐसा बिहेव कर रही होती है कि जैसे तो उसे फर्क ही नहीं पड़ रहा है, पर वो सही में काफी ज्यादा खुश होती है और अब वो तो खुशी के मारे नाचने भी लगती है। वो देखकर लॉर्ड कहता है कि लगता है सभी लोगों के ऊपर स्पेल अच्छे से काम कर रही है। और अब अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि तालिया लॉर्ड को अब अच्छे कपड़े पहना रही होती है। वो देखकर रैन गुस्से में आ जाती है और कहती है कि लॉर्ड अब हमारी टीम का पार्ट कैसे है और तुम लोग इसे मेरे कपड़े क्यों पहना रहे हो। तो तालिया उसे कहती है कि तुम्हें क्या कह रही हो, लॉर्ड ने हम सभी लोगों की जान बचाई है, हम उसे वो करते हैं, हमें भी अब उसकी वेलकमिंग पार्टी के लिए तैयार होना है। तो रैना उसे कहती है कि लेकिन लॉर्ड तो वॉर के लिए वेपन्स तैयार कर रहा है, वो हमारे हाइडआउट के अंदर भी आ गया, वो हमारे दुश्मन है। वो सुनकर ग्रिम उसे कहता है कि मुझे नहीं पता कि वॉर के बारे में क्या र्यूमर्स हैं, पर लॉर्ड ने जितनी भी स्पेल बाउंड सोर्स बनाई है वो तो बस अपने मजे के लिए बनाई है। वो सुनकर रैन कहती है कि ऐसा कौन सा प्रिंस होता है जो कि मजे के लिए ये सब करता है, और तुम तो एक बकरी हो, तुम बात कैसे कर सकते हो और उड़ कैसे सकते हो। ये सुनकर ग्रिम गुस्से में आ जाता है। तो अब लॉर्ड ग्रिम और रैन को दोनों को शांत कराता है और वो सभी लोगों से कहते हैं कि क्योंकि अब सभी लोग अपनी पावर्स को कंट्रोल कर सकते हैं, मैं चाहता हूँ कि तुम सभी अपनी पावर्स को मुझे फिर से दिखाओ। तो गालिलिया कहते हैं नहीं, सबसे अच्छा ये रहेगा कि हम लोग अपने आप को आपको एक्सप्लेन करें, आपको काफी कुछ जानने की जरूरत है। और साथ में बैठकर लॉर्ड के कपड़े भी धो रहा होता है। तालिया अब लॉर्ड से कहती है कि गालिलिया जो कह रहा है उस बात से मैं भी एग्री करती हूँ, हमारे लिए सब कुछ खत्म हो गया था पर आपने हमें एक नया रास्ता दिखाया है। वहीं पर अब सभी लोग इस बात से एग्री करते हैं। जिसके बाद गालिलिया कहता है कि लॉर्ड ये एक लंबी स्टोरी रहने वाली है, पर प्लीज मेरी बात सुनना, हमने जो भी गलतियां करी है उसको सुधारने के लिए सबसे पहले मुझे एक्सप्लेन करना होगा कि हम लोग आखिर असैसिन गिल्ड कैसे बने, और आपको जानना चाहिए हमारे लीडर के बारे में जो कि फैंटम ब्लाइटेड है और उसके पास पावर है टेलीपोर्टेशन की, उसका नाम जेड है। वहीं पर लॉर्ड तो बिल्कुल भी एक्साइटेड नहीं होता है, पर वो जैसे ही जेड के बारे में सुनता है वो काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है और कहता है मुझे बताओ उसके बारे में। जिसके बाद हम लोग को पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम लोग जेड को देखते हैं जो कि काफी समय बाद अपने साथियों के पास आता है। सभी लोग उसे देखकर हैरान होते हैं और कहते हैं कि तुम इतने समय से कहाँ पर थे। जिस पर वो कहते हैं कि मेरी टेलीपोर्टेशन आउट ऑफ कंट्रोल हो गई थी और मैं रेगिस्तान में पहुंच गया, वहाँ से मैं तुम सभी लोगों के लिए गिफ्ट भी लेकर आया हूँ, ये लो। गालिलिया लॉर्ड को बता रहा होता है कि फैंटम ब्लाइटेड उसकी पावर हम सबसे ज्यादा बेकार है, क्योंकि उसकी पावर जब आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है तो वो कहीं पर भी रैंडमली लोकेशन पर टेलीपोर्ट हो जाता है, वो भी ना चाहते हुए भी। अगले सीन में हम लोग देखते हैं जेड बैठकर उन सभी लोग को एक कॉइन दिखाता है और वो उन सभी से कहते हैं कि हम लोग का ब्लाइटेड यूनियन है, ये हमारा असैसिन गिल्ड का एम्बलम है। आज से हम लोग गिल्ड की वो शेडी जॉब्स लेने वाले हैं जहाँ पर एडवेंचर गिल्ड नहीं पहुँच सकती है, और जैसे हम लोग जॉब्स को पूरा करेंगे हम लोग उस जगह पर ये कॉइन रख देंगे जिससे कि लोगों को हमारे बारे में पता चले कि हम लोग दुनिया में शांति लाना चाहते हैं। हम एडवेंचर गिल्ड को ये प्रूव करेंगे। ऐसा करने से हम लोग को एक दिन इस तरीके से छुप के नहीं रहना पड़ेगा, हम लोग इस दुनिया के बाकी लोगों के साथ आराम से जी पाएंगे। जेड जैसे ये बात बोलता है उसकी टेलीपोर्टेशन आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है और वो कहीं और ही टेलीपोर्ट हो जाता है। ये देखकर सभी लोग कहते हैं कि ऐसा हमेशा बुरे समय पर क्यों होता है। सीन प्रेजेंट का आता है जहाँ पर गालिलिया लॉर्ड से कहते हैं कि इस तरीके से असैसिन गिल्ड बनी, हम लोग ऐसी जॉब्स को पूरा करने लगे जो कि एडवेंचर गिल्ड नहीं कर पाती थी। वहीं पर लॉर्ड तो ये सोच रहा होता है कि क्या मैं जेड के टेलीपोर्टेशन पावर के बारे में और डिटेल में जान सकता हूँ। वहीं गालिलिया कहता है कि हमें फ्यूचर के लिए एक होप मिल गई थी जहाँ हमने सुना कि लॉर्ड ओस्ट के लॉर्ड वॉर के लिए तैयारियां कर रहे हैं। ऐसा तब था जब जेड वह कुछ बोलने वाला होता है, लेकिन तभी अचानक से वहाँ पर एक टेलीपोर्टेशन स्पेल के जरिए एक लेटर आ जाता है जिसे देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं क्योंकि उस लेटर के ऊपर एक लाल कलर का एम्बलम था। अगले सीन में हम लोग सिल्फा को देखते हैं
जो कि शीरो के ऊपर बैठकर लॉयड को बचाने के लिए आ जाती है। पर वो लोग देखते हैं कि वहाँ पर तो लॉयड होता ही नहीं है, पर सिल्फा स्मेल कर पा रही होती है कि लॉयड की स्मेल यहीं कहीं आ रही है। तभी शीरो सिल्फा को एक लेटर की तरफ इशारा करके दिखाता है और अब अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि सिल्फा इस लेटर को ले जाकर एल्बर्ट को देती है। एल्बर्ट अब उस लेटर को पढ़कर काफी गुस्सा हो जाता है क्योंकि लॉयड ने उसमें लिखा था कि मैं लॉर्डोश के लॉर्ड मैनोर से मिलने के लिए जा रहा हूँ असैसिन गिल्ड के साथ। ये देखकर एल्बर्ट कह रहा होता है कि आखिर ये सब हुआ कैसे। उस लॉर्ड के साथ काफी दिक्कतें चल रही है, तो लॉर्ड असैसिन गिल्ड के साथ वहाँ क्यों गया है? क्या पता वो लॉर्ड लोरेस्ट और असैसिन एक साथ काम कर रहे हो और उन्होंने लॉर्ड को होस्टेज के तौर पर किडनैप कर लिया हो। अगर ऐसा है तो हम लोग को वॉर करनी होगी। वो सुनकर डाइन कहता है कि शांत हो जाओ, एक थ्योरी के बेस पर तुम लोरेस्ट के साथ वॉर शुरू नहीं कर सकते हो और मुझे लगता है कि कोई इतना केपेबल होगा जो कि लॉर्ड को किडनैप कर सके। तो एल्बर्ट कहते हैं हाँ तुम सही कह रहे हो, वॉर हमारा आखिरी ऑप्शन है। अंत तक मैं चीजों को काफी शांति से करना चाहूंगा और लोरेस्ट के साथ चीजों को सोल्व करना चाहूंगा। वैसे भी लॉर्ड ताकतवर है, कोई ऐरा गहरा ग्रुप उसे नहीं हरा सकता है। तभी सिल्फा जो कि काफी गुस्से में होती है वो अब एल्बर्ट को लॉर्ड के कपड़े दिखाती है और कहती है कि ये मुझे असैसिन गिल्ड की हाइडआउट पर मिला। वो लोग अब देखते हैं कि वो कपड़े गालिलिया के वेब की वजह से काफी ज्यादा चिपचिपे होते हैं। सिल्फा कहती है कि देखकर लगता है कि उन लोगों ने लॉर्ड के कपड़े उतार दिए और ये कपड़े काफी अजीब तरीके से चिपचिपे भी है। आखिर उन लोगों ने लॉर्ड के साथ क्या किया है? एल्बर्ट अब काफी गुस्से में कहता है कि चलो वॉर को शुरू करो, जिस पर सिल्फा भी कहती है हाँ शुरू करो। और अब अगले सीन में हम लोग लॉर्ड को देखते हैं जो कि अपनी पावर को यूज करके असैसिन गिल्ड के सभी मेंबर्स को उड़ाकर काफी तेजी से कहीं पर ले जा रहा होता है। और अब यहीं पर हो जाता है ये एपिसोड खत्म। अगले एपिसोड में हम लोग देखने वाले हैं कि ये लेटर किसने भेजा था, क्या इस लेटर को जेड ने भेजा। ये चीज तो हम लोग को अगले एपिसोड में ही देखने को मिलेगी। अगले एपिसोड अगले हफ्ते आएगा, तो चैनल को जल्दी सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर दो, जिससे कि जैसे एपिसोड आएगा तुम लोग को इस चैनल पर देखने को मिल जाएगा। सो आज के लिए इतना ही, वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं अगले एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय। Start floating to the sky. The summer was alive, going to the end of time. I can see the daylight. Eyes were perfect. Is it really the end? Just